जीनोटाइप भी पता है, लेकिन हमने कोई लंबा पौधा देखा इस तरह से, लंबा पौधा, चाहे वो F1 का हो चाहे वो F2 का हो, किसी का भी हो, हम उसका जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं पता, उसका क्या नाम से, हाँ फिनोटाइप तो पता है भाई लंबा पौधा है, लेकिन उसका जीनोटाइप पता नहीं कर सकते कि जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप मतलब कि कैपिटल टी है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, बस यही समस्या है हमारे सामने। जब इस समस्या को दूर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करो। हम जानेंगे कि ये जो पौधा है ना, ये अनजाना पुष्प, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीच में कि ये अनजाना पुष्प, समझना, अनजाना पुष्प, या फिर इसको बोल सकते हो आप अज्ञात पुष्प, है ना, जो लंबा है। कैसा है, लंबा तो है लेकिन हमको पता नहीं है कि ये क्या है ना। देखो तो ये ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये हो सकता है कैपिटल W और कैपिटल W, ठीक है। अब इधर से शुरू करता हूँ मैं, पहले मैंने और तरीके से बताया था, है ना। इधर शुरू करूँगा तो इधर कैसा हो जाएगा, कैपिटल W और स्मॉल w, ठीक है। ये अब इससे क्या बनेगा भाई, इससे क्या कितने युग्मक बन सकते हैं, संभावना है इससे एक W और एक छोटा w बनेगा। मैं W को ऐसे करूँगा तो आप समझ जाना। इससे कितने बनेंगे भाई, इससे भी 2 बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल W, दूसरा भी कैपिटल W। अब हमारा प्रश्न क्या है, हम इस पौधे का संकरण, जो लंबा पौधा है ना, इस पौधे का संकरण किसी जनक से कराएंगे, और जनक कौन सा, बोना। कौन सा जनक, बोना। तो इधर भी देखो आप, ये कैसा है भाई, समयुग्मजी, कल बताया था मैंने आपको, ये समयुग्मजी बोना पादप या बोना पौधा बोल दो आप इसको, ठीक है ना, ऐसे। या फिर अपन इसको बोलते हैं समयुग्मजी, है ना, समयुग्मजी श्वेत बोल सकते हैं, है ना, कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो श्वेत ले रहे हैं तो श्वेत ले लेते हैं यहाँ पे, समयुग्मजी है, और ये कैसा है, श्वेत है। इधर भी कैसा लेंगे, समयुग्मजी, ठीक है। अब पहले वाले जो किताबें थी उनमें इसको लंबाई से कराया गया था, ठीक है, समझ जाना इधर। तो इस तरह से हमारे पास 2 पौधे, ये अनजाना पुष्प है, पता नहीं है ना। ये कैसा है, ये बैंगनी रंग का है, कैसा है, बैंगनी रंग का है, लेकिन पता नहीं है कि इसमें कौन सा जीन है, ठीक है ना, कौन सा जीन है। अब रंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बोलो, इसमें क्या होगा भाई, अपने पास स्मॉल w और स्मॉल w, इधर भी स्मॉल w और स्मॉल w, यानी कि ये जो है ना, ये कैसा पुष्प है, श्वेत है। कैसा है, श्वेत है। ये भी कैसा है, श्वेत है। जनक हमारे पास श्वेत आ गए, क्या आ गए, श्वेत। और ये कौन सा है भाई, यहाँ पर बैंगनी, ये जो है ना, ये बैंगनी, इसका रंग पता है अपन को, बाहर से देखेंगे रंग तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें समयुग्मजी प्रभावी है या समयुग्मजी ये विषम युग्मजी है। यानी ये तो समयुग्मजी हो गया और ये विषम युग्मजी, यानी कि इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। दोबारा देख लो बेटा, इधर ध्यान से समझो। ये जो W है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसका मतलब है समयुग्मजी। क्या मतलब है, समयुग्मजी प्रभावी है इसका मतलब, है ना। और इसका मतलब क्या है भाई, विषम युग्मजी। कैसा है, विषम युग्मजी प्रभावी। एक सम है एक विषम है, देखो सम है ना, ये दोनों सेम है और दोनों विषम है, तो इसको क्या बोल दिया, विषम युग्मजी। ये बात समझ में आई नहीं आपके, बोलो क्लियर है। अब इधर से हम वापस करते हैं इसको, है ना, इधर से देखते हैं तो इधर से हम चेकर बोर्ड की सहायता से करेंगे अब इसको, है ना, चेकर बोर्ड की सहायता से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे युग्मक बनाओ आप लोग, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, है ना। तो थोड़ा उधर आ गया, कोई बात नहीं, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, हम इसको इधर लिखेंगे। तो इससे बनेगा स्मॉल w और इससे भी स्मॉल w, ठीक है, समझ गए। इधर चलो, इधर क्या बनेगा भाई, इधर भी वही बनेगा वापस से, है ना। ये थोड़ा यहाँ लिखने का था, मैंने थोड़ा दूर हो गया इससे, है ना। तो इधर लिख सकते हैं, अरे यार इधर लाना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनेगा, इधर समझना सभी, इधर बनेंगे स्मॉल w और इधर भी स्मॉल w। अब दोनों से कराएंगे अपन क्रॉस इस तरह से। चाहो तो आप इसको यहाँ लिख लो, दोबारा से कोई कंफ्यूज हो जाए तो इधर लिख लो इसको, ये वाला w यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा आगे, आप समझ जाना, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ समझने के लिए। अब इसको कराओ भाई, क्या बनेगा बताओ, इधर कराओ इसको, इस w से इसको कराओ, पहले इस w से इसको कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल W और स्मॉल w, ठीक है। इधर कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल W और स्मॉल w। इधर कराओगे तो क्या आएगा वापस, ये W कैपिटल W स्मॉल w, इधर भी कैपिटल W स्मॉल w। इधर क्या आया, सारे पुष्प कैसे आए, सारे पुष्प बैंगनी आ गए। कैसे आ गए, बैंगनी आ गए, ठीक है। कल वाली बात देखो, सारे पुष्प बैंगनी आ गए, ठीक है। इधर कैसे आएंगे, इधर भी देखना, सारे पुष्प बैंगनी आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि ये दोनों क्या होंगे, इनमें अगर एक भी कैसा होता विषम युग्मजी का, एक भी बोनेपन का जीन, ये सॉरी श्वेत कलर का जीन होता ना इधर श्वेत कलर का, तो फिर ये क्या जाता, दोनों डब्ल्यू छोटे छोटे हो जाते। तो इसका मतलब क्या, सारे पुष्प बैंगनी है। तो अज्ञात, ये वाला अज्ञात पुष्प, तो अज्ञात पुष्प कैसा है, अज्ञात पुष्प समयुग्मजी प्रभावी है। ठीक है, ये पता करना रहता है। इधर क्या पता करेंगे, इधर आओ, इधर क्या पता करेंगे, देखो इधर अपन ये इसको लेंगे, इससे करो तो क्या आएगा, बोलो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इससे कराओ इसको, क्या आएगा बोलो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब ये दोनों इससे कराओ तो क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इस तरह से आया। तो इधर वाले क्या है, यानी 50% तो कैसे आए, 50% तो कैसे आए भाई, बैंगनी आए। और क्या है 50% कैसे आ गए, हाँ श्वेत आ गए। तो 50-50 जब आ जाए, यानी लक्षण प्रारूप, देखो लक्षण प्रारूप भी चेक करके देखो, इधर लक्षण प्रारूप भी चेक करके देख लो। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप देखो आप, ये ऐसे कितने हैं बताओ, इधर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर इधर दूसरा वाला कौन सा है, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। आप इनको देखो, ये कितने हैं, 2 है, कितने हैं 2, ये कितने हैं 2 है। इनको काटो, क्या आया 1:1। लक्षण प्रारूप कितना आया, 1:1। जीन प्रारूप चेक करो, इसका चेक करो क्या आएगा बताओ, जीन भी वही आएगा, इतने कितने ऐसे कितने हैं 2, तो जीन भी वही आएगा। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जब सेम आ जाए, है ना, सेम आ जाता है, देख लो आप क्या हो रहा है पीछे, है ना, तो सेम टू सेम आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, बोलो क्लियर एक नहीं है बात, है ना। मतलब आपको एक पुष्प दिया जाएगा और आपको एक बोना पौधा दिया जाता है, या फिर आपको या लंबाई वाले से भी कर सकते हो। यानी हमारे पास, अब ध्यान से समझना, एक बैंगनी रंग का पुष्प है और एक श्वेत रंग का पुष्प है। अब अच्छे से समझ लेना दोबारा से, ये कौन सा है भाई, श्वेत और श्वेत, और ये बैंगनी है, लेकिन ये पता नहीं है कि इस बैंगनी में कौन सा जीन है, इसमें समयुग्मजी प्रभावी वाला है दोनों है, या फिर इसमें विषम युग्मजी प्रभावी है, ये पता करना है। आएगी नहीं बात समझ में। इसको पता करने के लिए हम इसका संकलन कराते हैं वापस रिटर्न, किससे, बोने जनक से, या फिर उससे श्वेत रंग वाले जनक से। लंबाई में भी ऐसे चलेगा, सब में चलेगा। आप कोई सा भी लक्षण ले लो, कोई सा भी लक्षण ले लोगे, लंबाई का लक्षण ले लो, फली के रंग का लक्षण ले लो, या पुष्प की अक्ष का ले लो, किसी का भी ले लो आप। आपको अगर लक्षण प्रारूप 50-50 आ जाए तो समझ लेना कि जो अनजाना पुष्प है वो कैसा है, विषम युग्मजी प्रभावी है। अगर आपका लक्षण प्रारूप देखो 100% सारे पुष्प या सारी चीज़ें कैसे आ जाए, एक ही जनक के जैसे आ जाए, सारे एक ही जनक, देखो ये बैंगनी आ गए सारे के सारे, जबकि आना क्या चाहिए था, दूसरा आना चाहिए था। तो रिटर्न हमने कराया तो ये इस तरह से सारे पुष्प बैंगनी आ गए, तो हम कह सकते हैं कि अज्ञात पुष्प समयुग्मजी है, यानी इसमें एक बड़ा डब्ल्यू और दूसरा भी बड़ा डब्ल्यू है। ठीक है, इस तरह से कराया गया था। लेकिन इधर क्या था, एक छोटा है, यानी कि एक कैसा है, विषम युग्मजी, यानी कि एक जो युग्मक बना ना वो छोटा बन गया, यानी वो अपना क्या नाम से अप्रभावी बना। कैसा बना, अप्रभावी। तो प्रभाविता अप्रभाविता को जानने के लिए ये सब कुछ किया गया था। कुछ नियम है ना, कुछ नियम दिए गए थे, यानी ये किया गया था एक ही लक्षण पर। किसको बोलेंगे, एक ही जीन, या फिर बोल सकते हैं एक ही लक्षण, एक ही लक्षण के आधार पर, एक ही जीन या एक ही लक्षण के आधार पर किया गया संकरण था। वो क्या था, एक संकर संकरण। अब ये संकरण पढ़ने के बाद मेंडल ने 2 नियम प्रस्तावित किए भाई, है ना। उन नियमों को पहले तो बोलते हैं अपन क्या नाम से, मेंडल के वंशागति के नियम। क्या बोलेंगे इसको, वंशागति के नियम। क्या समझेंगे, वंशागति के नियम। ठीक है, समझ लो बात को कि वंशागति के नियम दिए, या फिर इनको क्या बोलते हैं, वही मेंडल के नियम भी बोलते हैं, या आनुवांशिकता के नियम भी बोलते हैं। दोनों ही नाम इसमें, या तो मेंडल के नियम कह दो या क्या कह दो, आनुवांशिकता के नियम कह दो। ठीक है, तो इसको एक और नाम, नियम भी कह सकते हो आप लोग, इसको सिद्धांत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सिद्धांत। अब अपनी कॉपी में नोट डालो, आप लोग कॉपी में नोट डालो, वंशागति, मेंडल के वंशागति, या ऐसे लिखो वंशागति के नियम या सिद्धांत, वंशागति के नियम या सिद्धांत। हाँ टॉपिक डालो नया, वंशागति के नियम या सिद्धांत। हाँ वही नियम चलेंगे, पहले आप हेडिंग डालो ऐसे, वंशागति। नोट में क्यों, अच्छा देखो अभी, हाँ ठीक है, इसमें लिख लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिख लो लिख लो।
वंशागति के नियम या सिद्धांत। 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 नियम या सिद्धांत लिखो, हेडिंग डाली सब इसमें। लिखो मेंडल ने एक संकर संकरण, मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर, एक संकर संकरण के आधार पर वंशागति के नियम या सिद्धांत दिए। वंशागति के नियम या सिद्धांत दिए। वंशागति के नियम या सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत या नियम, ये सिद्धांत या नियम दो प्रकार के हैं। ये सिद्धांत या नियम दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो प्रथम कौन सा दिया था, पहले प्रथम लिखते हैं, ठीक है। प्रथम ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूँ जैसे प्रथम प्रभाविता का नियम। प्रथम लिखो प्रभाविता का नियम। टॉपिक नहीं डालना, पहले ऐसे लिखो, ऐसे कैसे एरो लगा के लिखो। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, टॉपिक नहीं डालना, प्रभाविता का नियम। दूसरा द्वितीय क्या दिया था, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, दूसरा नियम दिया था विसंयोजन का नियम। लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डालो टॉपिक प्रभाविता का नियम, या प्रथम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाविता का नियम, अरे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम लिखो इसमें अब साथ साथ। अब प्रभाविता का नियम में ना निम्न पॉइंट आएंगे 1 2 3 करके, समझ गए ना। ए, या आप चाहो तो ABCD करके भी लिख सकते हो। लिखो इसमें अब मेरे साथ साथ लिखना, प्रभाविता के नियम के अनुसार। हाँ, फर्स्ट पॉइंट प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार लिखो। प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण, प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक नामक, निर्धारण कारक नामक विविक्त, विविक्त को कोश में लिखो पृथक। प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या पृथक इकाइयों द्वारा होता है। पृथक इकाइयों द्वारा होता है। प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या पृथक इकाइयों द्वारा होता है। लिखो ऐसे, द्वारा होता है, लिख लो। तो पहला पॉइंट क्या कहता है प्रभाविता के नियम का, कि लक्षणों का निर्धारण कौन करता है भाई, कारक करता है। कौन करता है, कारक। अब कारक कहा था इसने, आप सबको पता है। मेंडल ने क्या कहा था, कारक ही कहा था। उसने क्या जीन कहा था, क्या नहीं कहा था, कारक कहा था। तो लक्षणों का निर्धारण कौन करेगा, कारक करेगा, ठीक है। और कारक कैसी इकाई होती है, विविक्त। विविक्त का मतलब पृथक होता है भाई, डिस्क्रीट, जो अलग अलग हो।
कारक अलग अलग होते हैं, है ना, सबके कारक अलग अलग है। लंबाई का अलग कारक है, बौनेपन का अलग कारक है, किसी के रंग का अलग कारक है, सबके कारक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और ये कारक का अलग होना जरूरी है। अगर ये कारक ये अलग नहीं होते ना तो हम भी संसार में कैसे होते, एक जैसे होते सारे के सारे। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो, पहला खत्म हो गया, दूसरा लिखो। कारक जोड़े में होते हैं, 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 कारक जोड़े में होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लो, साथ साथ आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कारक किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। कारक जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जीन जो आए आजकल वर्तमान में जीन बोलते हैं, वो भी किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। हर किसी का जोड़ा बनाया गया ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है ना। तो कारकों का जोड़ा, युग्मकों का जोड़ा, है ना, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, कारक किस में होते हैं बता, जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं, जोड़े में। ये बात समझ में आएगी आपके दोनों चीज़ें, ये पहले पढ़ चुके हैं एक संकर संकरण में। अरे जो भी चीज़ें अपन देख रहे थे, बताओ अपन ने क्या लिखा था, कैपिटल टी लिखा था ना ऐसे, तो ये भी कारक ही है ना, लेकिन किस में है, ये जोड़े में है। ये गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र नंबर 1 के भी दो जोड़े हैं, तो है ना। इस तरह से गुणसूत्रों के, जीनों के, कारकों के, सबके क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। तो कारक जोड़े में होते हैं। ठीक है, अब ऐसी बात है कि जोड़े में से एक है, जैसे मान लो कोई रसोई वसोई, तो उसमें मान लीजिए घर वाले में जोड़ा है पापा मम्मी का। अब वो रसोई में कौन जाएगा भाई, जोड़े में से एक ही जा सकता है, जरूरी थोड़ी दोनों ही जाए। तो कहेंगे भाई तू चल जा, है ना। तो इस तरह से तो जोड़ों में से कोई एक एक जाता है कहीं भी, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये जोड़े जो बनाए गए हैं वो जोड़ों में से एक अगली पीढ़ी में। ठीक है, अब हमारे पास भी माता पिता जोड़े में। लिखो आगे, अगली लाइन से लिखो। हाँ, लिखना है इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संतानों में, इस नियम के अनुसार संतानों में, इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित, संतानों में उपस्थित कारक के जोड़े में से, इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित, संतानों में उपस्थित कारक के जोड़े में से, संतानों में उपस्थित कारक के जोड़े में से, कारक के जोड़े में से एक कारक, जोड़े में से एक कारक, एक कारक नर व एक कारक, वह एक कारक मादा या माता लिख सकते हो आप। एक कारक नर व एक कारक माता या मादा से आता है, मादा से आता है। बताइए, ये बात भी आपको याद है ना। क्या नियम बताया कि इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारक के जोड़े में से एक कारक नर व एक कारक मादा से आता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब लिखो नेक्स्ट चौथा पॉइंट। चौथा लिखिए, यदि, लिखो, हाँ चौथा आ रहा ना ये वाला। यदि कारक जोड़े के दो सदस्य, यदि कारक जोड़े के दो सदस्य, लिखो, यदि कारक जोड़े के दो सदस्य, कारक जोड़े के दो सदस्य, दो सदस्य असमान हो, कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो, यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो, लिखो आगे, असमान हो, तो उनमें से एक कारक, 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 उनमें से एक कारक दूसरे कारक पर, एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। उनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। अर्थात
अर्थात एक कारक, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो, हाँ लिखते जाओ। अर्थात एक कारक प्रभावी व एक कारक प्रभावी व एक कारक अप्रभावी होता है। एक कारक प्रभावी व एक कारक अप्रभावी होता है। एक कारक प्रभावी एक कारक अप्रभावी होता है। समझ में आ रही ना रही है बात तुम्हारे? पहले भी पढ़ चुके हो आप इस चीज़ को, नहीं है समझ में? नहीं आया हो तो बोलो ये चीज़ आ गई। देखो ये कारक जोड़े में होते हैं भाई, और दो सदस्य असमान हो, है ना, मतलब कहने की बात है कि मान लीजिए कहीं प्रोग्राम में जाना है, दोनों सदस्य कैसे हो, असमान, मतलब दोनों की मेल नहीं खा रही बात। क्या समझ में आई बात आपके? जैसे कोई फैमिली है या कोई दो है ना, कोई दो मतलब समझ गए ना, कोई दो, उनमें से एक क्या होता है, दोनों असमान मतलब उनमें तालमेल नहीं है, तो फिर अगली रसोई में कौन जाएगा? एक ही जाएगा ना भाई, दोनों में तालमेल नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना, तो वो दोनों में से कौन जाएगा? एक जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ऐसे समझा करो आप। उदाहरण से, ये उदाहरण दिया था सर ने, क्या उदाहरण दिया? दोनों असमान हो, दोनों जैसे एक तो बड़ा हो एक छोटा हो, एक प्रभावी हो दूसरा अप्रभावी हो, तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा। जाएगा कौन बताओ? पहली बात तो जो प्रभावी हो जो क्या हो? प्रभावी हो। हाँ कोई बात नहीं, है ना, जो प्रभावी हो। देखो क्या होता है, कभी कभी दो घंटे क्लास में छोटी मोटी बात हो जाती है इससे, है ना, और आप तो ऐसे बड़े बड़े सर से हो, और हम तो ऐसे भी स्पेशल हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? स्पेशल है इसे, तभी तो बड़ी मुश्किल चल रहेगा। और आप आज पढ़ने आए हो तो आप भी स्पेशल ही हो, ऐसा तो है ही नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं कोई घूमने आ गया हो, है ना, मजा आ रहा हो ऐसे। तो पढ़ाई देखो एक चीज़ है, पढ़ाई को जो भी बालक अपने मज़े के लिए करता है, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में, वही ज़िंदगी में सक्सेस होएगा। और जिसको लग रहा है कि बोझ लग रहा है मुझे, तो खा की फफूंद है रोज़ की, रोज़ बस्ता उठाओ, रोज़ कोचिंग जाओ, और ये जैसे कोई किराए से भी रह रहा है बालक, उसके भी ये समस्या कि रोज़ ही खाए की फफूंद, उठ के जाना है आना है, बाद में भी यही रहेगा तो जारी ज़िंदगी में, है ना भाई। आप नौकरी लग जाओगे तब भी क्या रहेगा? काम तो करना ही पड़ेगा, इस संसार में आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, नहीं तो आपको इस अपने शरीर को चलाने के लिए, है ना, 40 किलो या 50 किलो का जो शरीर है आपका, उसको तो चाहिए क्या? खाना। क्या चाहिए? खाना। और वो खाना लोग अलग अलग तरह से पसंद करते हैं, किसी को अच्छा चाहिए, है ना, किसी को ये चाहिए, कोई 5 स्टार होटल में खाता है तो कोई घर पे झोंपड़ी में प्याज से भी खा लेता है। तो बात यह है कि आपको अच्छा जीवन जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और आपको पता है कि पढ़ाई करने से हाथ पाँव भी दुखते हैं, है ना, नींद भी आती है, सब कुछ होता है, होता है? बताओ, सब कुछ होता है कि नहीं होता है? हर चीज़ होती है, दुख आता है। मतलब पढ़ाई करना दुनिया का सबसे कठिन काम है भाई, है ना। हाँ, दुनिया का सबसे कठिन काम यही है। और मैं एक और बता दूँ, जिस दिन आपके हाथ में से किताब छूटे ना, उस दिन आपके हाथ में कुछ और चीज़ आ जाएगी, समझ गए? जिस दिन ये पेन और कॉपी छूट गए ना, उस दिन आपके हाथ में तो किसी के गेंती पाउडर आ जाएगा, किसी के बेलन रोटी पोनेगा, यही चीज़ है। एक दिन सही बात बताओ, अगर जिस दिन किताब आपकी छूटी, जैसे आप किताब रखते हो, मम्मी बोलते बर्तन मांज दे, बोलते नहीं बोलते, किताब आपने रखी साइड में, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई काम तो उनको दिख ही जाता है। सच बात है कि नहीं बताइए? इसलिए इस किताब को अपने सीने से लगा के रखो। जिस दिन किताब छूट जाएगी ना, उस दिन आपका सब कुछ खत्म है। सबसे बड़ा साथी यही है। आज शिक्षक दिवस है ना, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, है ना भाई, शिक्षक दिवस की बात भी सुन लो। जीवन में सबसे बड़ा साथी यही है, आपकी किताब है। सबसे बड़ा शिक्षक भी यही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन को सिखाता है। आपको थोड़ी पता था, जब आप स्कूल में आते हो तो आपको टीचर ने हाथ पकड़ पकड़ के क्या सिखाया भाई, ठीक है ना, ये ऐसे बताएगा कि ये मम्मी का चूल्हा, ये दादी का चूल्हा, है ना, ये दादाजी की छड़ी, और ये घर में खंबा, ये घर की छत, और क्या बन गया? बन गया, है ना। इस तरह से ये दादी का चूल्हा, ये मम्मी का चूल्हा, क्या बताया था और मैंने, दादाजी की छड़ी, है ना, घर का खंबा और घर की छत, और मेहमान आ गए तो मेहमान आ गए तो क्या बना? इस तरह से। हाँ, ये सिखाया गया था आपको सबसे पहले, है ना। तो ये चीज़ है ऐसे सिखाते थे पहले हमको, है ना। चूल्हे बनाओ, वैसे भी चूल्हे बनाओ, चूल्हे बनाओ, चूल्हे बनाओ, यही सिखाया था। फिर कहेंगे 2 चूल्हे बनाओ, क्या बनाओ? 2 चूल्हे बनाओ, चूल्हे बना दिए, चूल्हे में लकड़ी लगा दो ऐसे भी सिखाते थे, ऐसे सिखाते थे सर पहले शुरुआत में। तो ये शिक्षक दिवस के दिन की बात है ना।
तो आपको जो चीज़ सिखाई गई है, अब लगता है ना कि बहुत आसान है, तो किसी LKG वाले छोटे बच्चे को आप समझा के बताना, दिखाना, उसको लिखाना कि वो कैसे सीखता है। हाँ होता है वो 2-3 साल में तो बस ये सीखता है, कुछ भी नहीं सीखता। तो आप विशेष तौर पे याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? अपनी किताबें है। जिस दिन आपसे ये शिक्षक दूर हो जाएगा ना, उस दिन आपके उल्टे दिन शुरू है, सोच लेना बस, है ना। इसलिए किताबों को साथ रखो, है ना, वही चीज़ है इंपॉर्टेंट। और जो कोई सोचता है मुझे तो दुख होता है किताबों से, परेशानी होती है, सब कुछ होता है ना, तो देखो होएगा दुख तो, क्योंकि जब अच्छा काम करेंगे तो सबको परेशानी आएगी, है ना। उसके बजाय आप 3 घंटे तक पिक्चर देखो बढ़िया सी मजाक से, आपको पता ही नहीं लगेगा कब 3 घंटे निकल गए। लगता है कि पता बताओ, पिक्चर देखने में पता नहीं लगेगा, कोई सीरियल देख, लेकिन जैसे हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, कभी तो हमारी कमर दुखती है, कभी हमारा पेन दुखता है, कभी यूँ करते हैं, कभी यूँ करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो, तो एक कारक दूसरे कारक पे क्या हो गया? प्रभावी हो गया। अब यही चीज़ आपके लिए ले लो, शिक्षा के लिए। अगर आपके ऊपर अच्छे कारक प्रभावी है, यानी आपका मन हमेशा पढ़ाई की तरफ प्रभावी है, तो आप पढ़ाई करोगे, बार बार पढ़ाई करोगे। लेकिन आपके अप्रभावी कारक यानी नकारात्मकता आपके मन में आ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? नकारात्मक कार्य करोगे, नेगेटिव कार्य करोगे, सोचोगे नंबर आ ही नहीं रहे, नहीं पढ़ूँ मैं तो आते ही नहीं है ना। पहली चीज़ ये नकारात्मकता ही है। किसी के नंबर कम आते हुए सोच लेता है मेरे तो आते ही नहीं है, सोच लिया, लेकिन वो थोड़ी कोशिश करेगा तो ज़रूर आएंगे। और रही बात दिमाग की, तो दिमाग सबके पास है भाई, कोई का अलग नहीं है, बस यूज नहीं किया शुरू से किसी ने ढंग से, इसलिए वो कमज़ोर हो गया, है ना। चलो ध्यान देना वापस से, ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट भाई? चौथा पॉइंट। तो देख लो दोबारा से नियम को एक बार रिपीट करो। प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? कारक नामक इकाइयों के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद कारक किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारक, भाई संतानों में भी तो कारक जाते हैं ना, वो किससे आता है? कोई तो आता है किससे? एक आता है नर से, आप मानते हो पिता या फिर एक माता, है ना। तो एक तो आता है नर से, एक आता है नर से, एक आता है मादा से, ये लिखा। यदि कारक जोड़े में हो तो दो असमान हो, दोनों कैसे हो? असमान हो, तो उनमें क्या होगा भाई? एक कारक दूसरे कारक पर क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी। अर्थात एक कारक प्रभावी और एक कारक क्या हो जाएगा? अप्रभावी। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। जो कारक, 5वां नंबर डाल लो। जो कारक लिखो भाई, जो कारक दूसरे कारक, जो कारक दूसरे कारक को, जो कारक दूसरे कारक को दबा देता है, जो कारक दूसरे कारक को दबा देता है, उसे प्रभावी कारक दबा देता है, उसे प्रभावी कारक, उसे प्रभावी कारक व दूसरे को अप्रभावी कारक कहते हैं। दूसरे को अप्रभावी कारक कहते हैं, दूसरे को अप्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है। अब नंबर मत डालना, आप ऐसे एरो लगा के लिखना इसके बाद, है ना। नंबर नहीं डालना किसी को। हाँ, एक लाइन छोड़ लो, मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो लिखो F1 में लिखो, साथ साथ लिखो। ये लिख लिया पहले सबने? ये लिख लिया क्या? हाँ, लिखो F1 में, नहीं नंबर मत डालो, ऐसे एरो लगाओ। F1 में या स्टार लगा लो। F1 में केवल एक जनक, F1 में केवल एक जनक, F1 में केवल एक जनक के लक्षण, F1 में केवल एक जनक के लक्षण प्रकट होते हैं। F1 में केवल एक जनक के लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि F2 में दोनों जनकों के, जबकि F2 में दोनों जनकों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जबकि F2 में दोनों जनकों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं।
दोनों जनकों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो F1 में तो एक के हुए और F2 में दोनों जनकों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है? आगे लिखो, ये सब लिखो अगली लाइन से, ये सब हाँ अगली लाइन से, इसमें लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ये सब प्रभाविता के नियम से ही, ये सब प्रभाविता के नियम से ही समझाया जा सकता है। ये सब प्रभाविता के नियम से ही समझाया जा सकता है। ये सब प्रभाविता के नियम से ही समझाया जा सकता है। प्रभाविता के नियम से ही समझाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से, प्रभाविता के कारण ही लिखो, प्रभाविता के कारण ही, प्रभाविता के कारण ही F2 पीढ़ी में, प्रभाविता के कारण ही F2 पीढ़ी में 3:1 पाया जाता है। प्रभाविता के कारण ही F2 पीढ़ी में 3:1 पाया जाता है। 3:1 पाया जाता है। अब डालो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रभाविता के नियम के उदाहरण। प्रभाविता के नियम के उदाहरण या प्रभाविता के उदाहरण एक ही बात है। आप तो लिख लिया, चलो लिख लो। प्रभाविता के नियम के उदाहरण क्या क्या उदाहरण है? एग्जाम्पल नंबर 1 इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख दो। एग्जाम्पल लिखो, मनुष्य में, लिख लो साथ साथ आप तो, मनुष्य में, बताओ मनुष्य में सबसे ज़्यादा आंखें कौन सी पाई जाती है? काली आंखें, काली पाई जाती है ना। मनुष्य में काली आंखें नीली आंखों पर प्रभावी। मनुष्य में काली आंखें, काली आंखें नीली आंखों पर, नीली आंखों पर प्रभावी। आप कोई बुरी आंखें बोलेगा ना तो वो अपूर्ण प्रभाविता है, आगे देखेंगे उसको। मनुष्य में काली आंखें नीली आंखों पर क्या है? प्रभावी है। यानी काली आंखें किस पे प्रभावी है? नीली आंखों पर। तो काली आंखें प्रभावी किस पे है? नीली आंखों पर। दूसरा लिखो, काले बाल, काले बाल लाल बालों पर प्रभावी, लाल बालों पर प्रभावी। एक ये हो गई बात। एक और लिख लेते हैं, मटर में, मटर में लंबा पौधा बोने पर प्रभावी, लंबा पौधा बोने पर प्रभावी। लिख लो प्रभाविता के नियम के ये है। देखो संयोजन का मतलब क्या होता है? घुलना और मिलना। आप बच्चे ध्यान से इधर ध्यान देना, नहीं तो अभी छुट्टी हो जाएगी। संयोजन का मतलब घुलना और मिलना, और इससे संयोजन का मतलब होता है सम्मिश्रण, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे वी लगा दूंगा ना, क्या लगा दूंगा? वी। तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं। क्या हो जाता है? नहीं। समझ गए? यानी कि घुलना मिलना नहीं और सम्मिश्रण नहीं। यानी कि जो कारक जनक से संतति में जाते हैं वो कारक आपस में घुल मिल नहीं पाते, आपस में सम्मिश्रित नहीं हो पाते, यानी आपस में मिलते नहीं है, अपने रास्ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए रोड है, क्या है ये? रोड। इस रोड पे एक मोटरसाइकिल वाला इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो इस वाले को इस वाले से कोई मतलब नहीं है ना। दोनों, एक व्यक्ति जा रहा है यहाँ खानपुर से, खानपुर से कहाँ जा रहा है? कोटा जा रहा है मान लीजिए। तो खानपुर से कोटा जा रहा है, तो ये वाला भी गाड़ी से जा रहा है, ये दूसरा वाला भी गाड़ी से जा रहा है। इन दोनों को कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको पटक देगा, ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जो कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, आप अगली पीढ़ी में अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। जैसे आपने देखा था पहले कि एक तो लंबाई का जीन है और लंबाई का जीन है, एक बोनेपन का जीन है। तो लंबाई वाला तो F1 में तो पूरा प्रकट हो गया, लेकिन F2 में फिर कहाँ से आ गया? वो मिक्स नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? मिक्स, ठीक है।
तो हेडिंग डाल लो आप विसंयोजन का नियम, लिखो आप इसमें अब आगे इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, लिखो इस नियम का मुख्य आधार, यूं लिखो, लिखते जाओ साथ साथ में, बोर्ड पे भी लिख रहा हूं पूरा। इस नियम का मुख्य आधार, इस नियम का मुख्य आधार यह है कि, लिखो इस नियम का मुख्य आधार यह है कि, मुख्य आधार यह है कि अलील या कारक, अलील या कारक, इस नियम का मुख्य आधार यह है कि अलील या कारक आपस में, अलील या कारक आपस में घुल मिल नहीं पाते, आपस में घुल मिल नहीं पाते, हैं, आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। इस नियम का मुख्य आधार ये है कि अलील या कारक आपस में घुल मिल नहीं पाते। और F2 पीढ़ी में, और F2 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी होती है तो उसकी बात कर रहे हैं, और F2 पीढ़ी में दोनों, F2 पीढ़ी में दोनों के लक्षण फिर से, F2 पीढ़ी में दोनों के लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं, दोनों के लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो दोनों के लक्षण फिर से क्या हो गए, प्रकट हो गए, ठीक है, दोनों के लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। भले ही, लिखो इसमें, भले ही एक लक्षण, भले ही एक लक्षण, भले ही एक लक्षण भले ही एक लक्षण F1 में प्रकट नहीं हुआ था, भले ही एक लक्षण F1 में प्रकट नहीं हुआ था, ठीक है। अगली लाइन से लिखो, ऐसे एरो लगा लो। जनकों में दोनों अलील, जनकों में दोनों अलील या कारक, जनकों में दोनों अलील या कारक, अलील या कारक विद्यमान होते हैं, दोनों अलील या कारक विद्यमान होते हैं, लिख लो साथ साथ लिखो, दोनों अलील या कारक विद्यमान होते हैं, दोनों अलील या कारक विद्यमान होते हैं। अगली लाइन से फिर लिखो, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय कारक के एक जोड़े, ठीक है। तो ये सदस्य आपस में घुल मिल नहीं पाते, भले ही एक लक्षण F1 में प्रकट नहीं हुआ था और वो F2 में क्या हो जाएगा, वापस से प्रकट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, F2 में वापस से प्रकट हो जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा, और फिर इस तरह से लक्षण, मतलब ये जो कारक होते हैं ना, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, मिक्स नहीं होते। बात ये है, बोनेपन का लक्षण अलग है और लंबाई का लक्षण अलग है, सबके लक्षण क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आई बात।